परीक्षा 2025 के लिए शिक्षा शास्त्र का एक बेहतरीन मॉडल पेपर आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर को देख के आप अंदाजा लगाएंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। इस मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जिसका आज हम हल के साथ आपको पूरा का पूरा पेपर आज हल के साथ हम दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे पैटर्न पर कैसे प्रश्न आपके आने हैं। क्लियर? तो भाई 100 का पूर्णांक होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, चीजें आपको ऑलरेडी पता ही हैं, बट यहां पर थोड़ा सा देखना है कि प्रश्न संख्या 1 यानी कि जिसमें से आपको 5 हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस बार की परीक्षा में, और 2 से 6 तक जो निश्चित उत्तरीय होते हैं। अब जो निश्चित उत्तरीय होते हैं उनका उत्तर आपको एक लाइन अथवा एक शब्द में निश्चित रूप से देना होता है, और यह भी बहुविकल्पी की तरह ही होते हैं एक प्रकार से। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर आपको महज 20 से 25-30 वर्ड्स में देने होते हैं, और 25 शब्दों में कहा गया। प्रश्न 13 से 18 तक लघु उत्तरीय हैं और इनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 19 से 21 तक जो आपके होंगे विस्तृत उत्तरीय, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। 250 शब्दों में मतलब 2 से 3 पेज में। एक पेज में हम 100 शब्द अगर मान के चलें तो 2 से 3 पेज में अपने 250 शब्द आ जाएंगे। बहुत ज्यादा खींच के अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं आप तो 3 पेज लिखिए, ठीक है। समय का ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, अन्यथा आप जाने, क्योंकि प्रश्न सारे करिए भले ही ना आते हो। मैं कई बार कह चुका हूं कि कुछ तो आता होगा, जो कुछ भी आता है उस प्रश्न के बारे में आप अपने भावों से, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सम्मुख दिए हुए हैं। सबसे पहले आइए हम लोग बहुविकल्पीय समझते हैं, और लघु उत्तरीय जो कि 50 शब्दों में है, एक एक पेज में निपटा दीजिएगा, है ना, आधे पेज में, एक पेज में। सबसे पहले समझो कि भैया बौद्ध काल में मठों और विहारों में शिक्षा का जो माध्यम थी वो कौन सी भाषा थी। आपने पढ़ा कि वैदिक संस्कृत, संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो ये तमाम, जैसे पाली जो भाषा थी वो किसकी भाषा थी, फिर प्राकृत भाषा किसकी थी। तो पाली भाषा जो थी यहां पर, ये आपकी थी, किसकी भाषा थी, पाली जो थी वो बौद्ध काल में, यानी बौद्ध धर्म की एक प्रकार से भाषा, बौद्ध ग्रंथों की भाषा हम पाली कह सकते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो ये हिंदी जैसे शुरुआत से पहले संस्कृत से निकलकर पाली आई, ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो संस्कृत से पाली आई, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी का रूप आया, ठीक है। तो ये पाली भाषा बौद्ध काल की भाषा थी। कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? बेटा देखिए, कैंसर रोग जल प्रदूषण से, रेडियोधर्मिता प्रदूषण से, या फिर मृदा प्रदूषण से, या ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि से तो, ध्वनि प्रदूषण से भाई देखिए, ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन आ सकता है, ध्वनि प्रदूषण से हार्ट अटैक आ सकता है, ध्वनि प्रदूषण से सिर दर्द हो सकता है, बट कैंसर नहीं हो सकता। मृदा प्रदूषण से मिट्टी खराब जाती है, जिसमें मिट्टी अनुपजाऊ भी हो सकती है, मिट्टी संतुलित भी नहीं हो सकती है, मतलब मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये आपका हो जाता है ध्वनि मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल का संतुलन, जल के अवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है, जल में जल दूषित हो जाता है, जल खराब हो जाता है, जल कभी कभी विषाक्त भी हो जाता है, तो जल प्रदूषण होता है। लेकिन जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, अपव्यय एवं अवरोधन। बहुत सुंदर प्रश्न है। अपव्यय एवं अवरोधन शिक्षा के किस स्तर को, अपव्यय एवं अवरोधन शिक्षा के किस स्तर की प्रमुख समस्या है? किस स्तर की है? प्राइमरी स्तर की है, मीडियम स्तर, मिडिल स्तर की है, प्रौढ़ स्तर की है, या उच्च की है, हायर एजुकेशन की है? देखिए प्राइमरी शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में अपव्यय और अवरोधन की समस्या आती है। हुआ काम, आगे बढ़ें। अगला सवाल है दा कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने
किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? भाई पावलाव का कुत्ता था, थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, है ना? तो पावलाव का कुत्ता था, थॉर्नडाइक की बिल्ली थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, फिर यहां देखिए, प्रेरणा के विभिन्न कार्य बताइए। ठीक है, प्रेरणा के विभिन्न कार्य क्या हैं? छात्रों में रुचि का विकास। प्रेरणा पहली बात होती क्या है? प्रेरणा किसी प्रबल प्रेरक के द्वारा, किसी प्रबल प्रेरक के द्वारा प्रेरित होना ही प्रेरणा कहलाती है। समझ गए आप? तो छात्रों में रुचि का विकास, प्रेरणा के विभिन्न कार्य क्या हैं? छात्रों में रुचि का विकास, व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता। बिल्कुल भाई, प्रेरणा यानी कि जिसको आप मोटिवेशन कहते हो। आजकल मोटिवेशन वाले वीडियोस भी बहुत देखते होंगे कि मोटिवेशन कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए, फिर पास हो जाए। तो मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, जिसको अभिप्रेरणा भी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन प्रेरणा मुख्य चीज है। इसमें प्रेरणा से व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी आप किसी से प्रेरित हो गए कि आप मान लीजिए आप एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, फिर आप संत से प्रेरित हो गए तो आपका आचरण कैसा हो जाएगा? व्यवहार संत जैसा होने लगेगा। व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, रुचि में भी परिवर्तन होगा। आपकी रुचि पढ़ने में नहीं थी, आप अकस्मात आपको मोटिवेशन मिला, आप पढ़ने लगे। लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है, आपका टारगेट जो है उसको अचीवमेंट करने में जो मोटिवेशन है उसका बड़ा हाथ रहता है। तो ये सभी हो जाएगा। फिर अगला सवाल आएगा भैया निश्चित उत्तरी। तो बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरी आपके जो होंगे वो एक एक अंक के होंगे। अब यहां समझिए सवाल नंबर 2, वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था? वैदिक काल की बात अगर करें तो देखिए वैदिक काल में जो है, अच्छा एक बात कहना भूल गए, आप शेयर नहीं किए हैं अभी तक, ना तो लाइक किए हैं। इतने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग हो कम से कम लाइक शेयर कर दो, क्योंकि अब ये ऐसी विषय है जो कम मात्रा में बच्चे लेते हैं, बच्चों की संख्या कम होती है, जिसके चलते इसकी बहुतायत मात्रा में आपको क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, है ना। बट हम कोशिश करेंगे कि आप अगर इस पेपर पर प्यार बनाएंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे आपको कई मॉडल पेपर और करा देंगे, जिसमें 23-24 के प्रीवियस ईयर के तमाम प्रश्न पत्र, तमाम प्रश्न शामिल होंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि कहा भी गया है अभ्यासेन विद्या। क्लियर? तो वैदिक काल में क्या था कि भाई एक ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष की आयु में गुरुकुल ले जाया जाता था, जिसको उपनयन संस्कार भी कहा जाता था, है ना, यही तो था। तो भाई देखिए ये हो गया 8 वर्ष की आयु में। निश्चित उत्तरी में एक शब्द का उत्तर होता है। कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? आप खेती में कीटनाशक और यूरिया का उपयोग जब करते हैं तो पर्यावरण में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इससे जलवायु, मिट्टी, तीनों प्रकार के, यानी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, तीनों ही प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है। किसने प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना पूना में 1916 में की थी? ठीक है। तो एक है केशव कर्वे। कौन थे? केशव कर्वे ने, जिन्हें हम महर्षि कर्वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो केशव कर्वे ने, महर्षि कर्वे जिनको कहते हैं, उन्होंने, और भंडारकर जी ने पूना में 1916 में प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। किसने की थी? केशव कर्वे ने और भंडारकर ने। क्लियर हुआ? सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। अधिगम। सीखने को और क्या कहते हैं? सीखने को अधिगम भी कहते हैं। तो अधिगम या सीखना, ये क्या होता? सीखने की एक परिभाषा कोई लिख दीजिए। तो व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सीखना माना जाता है। ठीक है। काहे में? व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। फिर एक बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप शिक्षा शास्त्र विषय चुने हैं, बहुत सुंदर काम आपने किया है। यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो शिक्षा शास्त्र एक बेस्ट विषय
मनोविज्ञान एक बेस्ट विषय आपके लिए हो सकती है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, लगभग मिलती जुलती विषय हैं। आप अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। इन विषयों के चुनाव के बाद आप अच्छे तरीके से सब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनका मनोविज्ञान समझ सकते हैं, पढ़ाने के तरीकों को आप जान सकते हैं। यही है शिक्षा शास्त्र, कि शिक्षा हमारी कहाँ थी, शिक्षा में सुधार कहाँ होना चाहिए, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है, अधिगम क्या होते हैं, बच्चे सीखने के सिद्धांत जितने हैं, तमाम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, तमाम विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए हैं कि अधिगम के तमाम सिद्धांत हैं कि बच्चा सीखता है तो कैसे सीखता है, बच्चे की हमको मानसिक बुद्धि आईक्यू टेस्ट कैसे करना है। तो यहां पर जो सवाल आपका है बुद्धि लब्धि, इसको कहते हैं बुद्धि परीक्षण का सूत्र या बुद्धि लब्धि का सूत्र, आईक्यू लेवल का सूत्र, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने के लिए आपको एक क्या किया जाता है, पहले मानसिक आयु लिखिए, ठीक है, मानसिक आयु, और यहां पर फिर वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु वास्तविक आयु। जब मानसिक आयु और वास्तविक आयु में गुणा करेंगे 100 का, तो बुद्धि लब्धि आपकी निकल आएगी। कितनी बुद्धि लब्धि है, यानी आईक्यू कितनी है। जैसे सपोज दैट मानसिक आयु किसी बच्चे की 36 है और वास्तविक आयु किसी बच्चे की 12 वर्ष है, तो यहां पर हमारा जो इसका निकल के, अभी ऐसे सवाल बना के भी पूछ सकता है कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। एक बच्चे की मानसिक आयु 36 है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 12 तिया 36, तो अब बचा कितना, 300 होगी। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 300 होगी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं इसका सूत्र। सवाल भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, बट वो समझते होंगे तो वो भी कर देंगे। अब बहुत सुंदर सा प्रश्न है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यहां पर आया है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हुए। पहला सवाल क्या कहता है कि वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी। देखो, वैदिक काल जो था भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो था, वैदिक काल में भारतीय शिक्षा के व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक कुछ कार्य दिए जाते थे। उसमें उसको आवश्यक था कि वो प्रत्येक नियमित दिनचर्या का उचित ढंग से पालन करे। जैसे ना अष्टयाम होते हैं, दिन के 8 प्रहर होते हैं, उनको कैसे बिताना है उसके नियम निर्देश सब कुछ पहले से ही तय होते थे वैदिक कालीन शिक्षा में। कि प्रत्येक छात्र को क्या करना है, सूर्योदय से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ चानुचिंतयेत, ठीक है, काय क्लेशान तद दोषान, ठीक है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मनुस्मृति के अनुसार चलता था, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो सूर्योदय से पहले जरूर जाग जाए। तो क्या होता था, सूर्योदय से पहले उठना होता था, स्नान करना होता था, फिर यज्ञादि करने के लिए लकड़ियां लानी होती थी, हवन सामग्री लाते थे, पूजा पाठ करते थे, वेद पाठ करते थे, फिर भिक्षाटन के लिए गांव में निकल जाते थे। भिक्षाटन मतलब भिक्षा के लिए गांव में जाते थे और भिक्षा मांग कर लाते थे, तब जाकर के गुरुजी की फिर सेवा करते थे। इस तरह पूरी की पूरी दिनचर्या उनकी बीतती थी। ये दिनचर्या के आवश्यक अंग थे कि सूर्योदय से पूर्व उठना, फिर स्नान करना, स्नान करने के तुरंत बाद क्या होता है, यज्ञ आदि के लिए लकड़ियों का यानी यज्ञ सामग्री की व्यवस्था करके यज्ञ आदि करना, फिर यज्ञ के बाद पूजा करना, पूजा के बाद वेद मंत्रों का उच्चार पाठोच्चार वेद पाठ करना, फिर भिक्षाटन के लिए निकल जाना, फिर आना, भोजन वगैरह समय समय पर करते रहना। जब भी दिनचर्या में भोजन जब भी होता था वो करना होता था, भिक्षाटन के बाद भोजन करते ही थे। इसके बाद गुरु की सेवा करते हुए दिन व्यतीत होता था, यही दिनचर्या थी। क्लियर, लिख सकते हैं 25 शब्दों में। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको आप महामना मालवीय के नाम से जानते हैं, संस्कृत में भी इनके संबंधित पाठ पढ़ा आपने। तो महामना मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे। तो पंडित महामना मालवीय जी कहते थे कि विद्यालय शांत होना चाहिए, विद्यालय सुरम्य होना चाहिए, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि विद्यालय शांत वातावरण में होना चाहिए, सुरम्य अर्थात सुंदर लगना चाहिए, सुरम्य हो, और एक पवित्र स्थान पर विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक विद्या मंदिर होता है, हमारे गुरुजी भी बताया करते थे, जिससे सामाजिक बुराइयों का प्रभाव विद्यालय पर ना पड़ सके। विद्यालय में बालकों को एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, एक ऐसा
माहौल मिलना चाहिए जिससे उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं का विकास हो सके। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल फीलिंग्स उनको आ सके। इसके लिए छात्रों के अपने आपसी संबंध, छात्रों व अध्यापकों के संबंध तथा अध्यापकों के पारस्परिक संबंध अच्छे होने चाहिए। तब जाकर एक जो छात्र है वो थोड़ा सा संस्कारी और सामाजिक बनेगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के यही विचार थे कि भाई विद्यालय जो हो सुरम्य हो, शांत जगह पर हो, पवित्र स्थान पर हो, सामाजिक बुराइयों से दूर हो, उसका प्रभाव ना पड़े, बालकों को वातावरण ऐसा मिले जिससे अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सके। क्लियर हुआ? ठीक है। आपदा क्या है भाई? आपदा बताइए क्या है? तो आपदा का अर्थ क्या है? गंभीर ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिनके प्रभाव से हमें गंभीर हानि पहुंचती है। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिनके प्रभाव से हमारे सामाजिक ढांचा में विभिन्न व्यवस्थाओं को गंभीर क्षति, गंभीर हानि पहुंचती है, उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इसमें मनुष्यों और अन्य जीव जंतुओं का जीवन भी समाप्त हो जाता है तथा प्रत्येक प्रकार की संपत्ति को भी नुकसान होता है। यही आपदाएं हैं। मुख्य प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करें, भूकंप है, ज्वालामुखी का विस्फोट है, सुनामी है, बादल का फटना है, चक्रवात है, तूफान है, बाढ़ है, सूखा है, हिम है, आंधी है, ये सब क्या है? ये आपदाएं हैं। कुछ आपदाएं मानव निर्मित होती हैं, कुछ आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मानव निर्मित आपदाओं में जैसे परमाणु बम का हमला, मिसाइल से हमला, गोले बम बारूद से हमला, है ना, डायनामाइट का विस्फोट, तो कुल मिला के ये सब मानव निर्मित हैं। जबकि भूकंप, बाढ़, सूखा ये सब प्राकृतिक हैं, बादलों का फटना। ठीक है, तो आप लिखेंगे आपदा एक ऐसी स्थिति, ऐसी घटना को कहा जाता है जिससे हमारे और हमारे सामाजिक ढांचे पर एक बहुत बड़ी गंभीर हानि पहुंचती है, उसे हम आपदा कहते हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी मानव निर्मित आपदाएं। आतंकवाद की आपदा अगर आ जाए, आतंकवादी हमले हो जाएं, तो ये मानव निर्मित आपदा है। हाँ, और अगर कहीं बादल फट जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ये प्राकृतिक आपदा है। क्लियर हुआ? सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बड़ा ही सुंदर सवाल है, बड़ा ही सुंदर सवाल है। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। अच्छा, देखा जाए तो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। सीखते सीखते, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त ही नहीं होती है। अब एक बात हम आपको समझाते हैं। सवाल क्या है? सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है, कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है। दोनों बातें हैं ना। कुछ खुद करके सीखता है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा के सीख रहा हूं, आपको सिखाते सिखाते भी सीख रहा हूं। और कुछ होता है दूसरों को करते देखकर सीखता है। अब आप हमको पढ़ाते देख रहे हैं तो भी आप सीख रहे हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है, कैसे आपके सामने प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं ना। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम बिना बताए अपने आप सीख जाते हैं। हमने क्या समझाया आपको? मनुष्य कुछ कार्यों को करके सीखता है, कुछ देखकर सीखता है, बट कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अपने आप ही सीख जाता है। और ऐसे ही सीखने को सूझ अथवा अंतर्दृष्टि कहा जाता है। इसी को सूझ द्वारा सीखना कहा जाता है। यानी जो ना आप देखकर सीखें, ना कुछ करके सीखें, अचानक से सीख जाएं, वो सूझ द्वारा सीख जाएं, अपने आप सीख जाएं,
वो सूझ और अंतर्दृष्टि होती है। तो गुड्स के अनुसार हम देखें तो गुड्स ने एक परिभाषा दी थी, याद होगी शायद आपको, कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है। क्या है? सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान होता है। ठीक है, कोई वास्तविक स्थिति है, उसका अचानक से या तात्कालिक ज्ञान हो जाए तो वो है आपकी सूझ। क्या है? वो आपकी सूझ है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ठीक, अब देखिए, ये जो शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, ये ऐसी इतिहास है, ये ऐसे विषय हैं जिनमें लिखना होता है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा डिटेल में। तो जितने अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे अंक पाएंगे। आशा करते हैं कि आप अंक तो बहुत झोंक के पाएंगे, क्योंकि ये विषय जब मैंने देखा तो बड़ी सरल विषय है, इतनी कठिन नहीं है। दिमाग लगाएंगे तो जो एजुकेशन लाइन में टीटी, सीटेट, टेट का एग्जामिनेशन होता है, सुपर टेट का होता है यूपी में टीचर बनने के लिए, वहां पर बड़ा काम आएगा। ये विषय बहुत अच्छी आपने चुनी है। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तात्कालिक ज्ञान होता है। क्या होता है? सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक एवं तात्कालिक ज्ञान होता है गुड्स के अनुसार। अब इस सिद्धांत जो आपको ये दिख रहा है कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत को हमने कहा कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सूझ के सिद्धांत को देने वाले जो थे वो जर्मन के एक विद्वान थे जिनका नाम गेस्टाल्ट था। मतलब गेस्टाल्टवादी ग्रुप के थे, जर्मनी के जो गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक थे उन लोगों ने इस सिद्धांत को दिया। इनमें जो गेस्टाल्टवादी से थे वो कौन कौन थे? उसमें कोफका आते हैं, कोहलर आते हैं, वर्दिमर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि गेस्टाल्टवादी समीक्षकों ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को दिया था। कोहलर के अनुसार जो है कि किसी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है और सूझ को द्वारा उसका अचानक से हल निकल आता है। ठीक है, कोहलर ने शायद चिंपैंजी पे प्रयोग किया था ना। चलो भाई, अब मानसिक अस्वास्थ्य के अर्थ को बताइए। मानसिक अस्वास्थ्य क्या होता है? इसको हम मेंटल इलनेस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मानसिक अस्वस्थता यानी कि मेंटल इलनेस। जब कोई आदमी अपने कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने में असमर्थ हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? मानसिक अस्वस्थता। जब कोई मनुष्य अपने कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने में असमर्थ हो जाता है अथवा उन बाधाओं से उचित समायोजन स्थापित करने नहीं कर पाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो हम उसको कहते हैं मानसिक अस्वस्थता। क्लियर हुआ? चलो भाई, उपलब्धि परीक्षण क्या है संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, जब स्कूल्स में स्टूडेंट्स होते हैं, और कौन होंगे भाई? स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट, टीचर एंड सिलेबस, प्रक्रिया हो गई एजुकेशन की। प्रत्येक विद्यालय में स्टूडेंट ज्ञान प्राप्त के लिए जाते हैं, पक्का, ये तो सब जानते हो। लिखो कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है तथा जीवन की परिस्थितियों में उसे कहां तक हस्तांतरित किया है, इसकी जांच उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। ठीक, कि उसको ज्ञान भी प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करके उसने यूज वो ज्ञान कहां पर किया है। तो ऐसी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा उसकी जांच हो जाती है। अध्यापक उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा समय समय पर यह जानने का प्रयास करता है कि कक्षा में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान विद्यार्थियों ने किस सीमा तक ग्रहण किया है अथवा नहीं ग्रहण किया है ना। कार चलाना आपने पढ़ तो लिया, बट कार को चलाया, ड्राइविंग की, तभी तो उपलब्धि परीक्षण समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए लघुत्तरी आएंगे। लघुत्तरी भैया आपके 6-6 अंकों के आते हैं। ठीक है, लघुत्तरी जो आएंगे वो 6-6 अंकों के आएंगे और ये 4-4 अंकों के अतिलघुत्तरी आएंगे। इनको समझो भाई। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताना है आपको। देखिए, बौद्ध काल एक बहुत ही सुंदर काल था, ये कह सकते हैं। ठीक है, हाँ।
बौद्ध काल शिक्षा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? समन्वित शिक्षा थी, धार्मिक भावना का विकास करने वाली शिक्षा थी, वैयक्तिक और सामाजिक विकास, बौद्ध धर्म की बौद्ध काल की शिक्षा में वैयक्तिक और सामाजिक विकास होता था। एक व्यापक शिक्षा थी बौद्ध काल की, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोणों का विकास होता था बौद्ध काल की शिक्षा से। सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का मिलाजुला रूप था, यानी उसमें सामान्य शिक्षा भी दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, और आपको तकनीकी शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, और जनसाधारण की जो भाषा थी वही शिक्षा का माध्यम थी। शिक्षा का एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग की शिक्षा थी, यानी कि शिक्षा का व्यवस्थीकरण था। क्लियर? फिर अगला सवाल क्या है? भारत में शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के किन्हीं 6 उपायों को लिखिए। ठीक, उन्नत करना मतलब होता है ऊंचा करना। कितने उपाय लिखने? 6 उपायों को यहां पर 6 अंक मिलेंगे। तो भारत में शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के 6 उपाय निम्नलिखित हैं, ऐसा लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, लिखेंगे कि उचित शिक्षण पद्धति एवं योग्य शिक्षा प्रदान करके। अब ये हेडिंग भी आप बना सकते हैं और इस बारे में आप पॉइंट आउट करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 अंकों का है तो 6 अंक, 6 लाइनें, 6 3 18 20 लाइनें तो आप लिखेंगे इसमें, है ना, कि भारत में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, उन्नत करने के लिए क्या चाहिए। पहला उपाय क्या करेंगे? एक तो उचित शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, योग्य शिक्षा दी जाए, और दूसरे नंबर पे आता है कि उचित वेतन और उचित सुविधाएं अध्यापकों को दी जाएं। जब अध्यापकों को उचित वेतन मिलेगा, अध्यापकों को उचित सुविधाएं दी जाएंगी। ये नहीं है कि बिहार का शिक्षक यूपी में, यूपी का शिक्षक बिहार में, बिहार का मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जालौन में। इस तरह नहीं होगा। शैक्षिक स्तर तभी अच्छा होता है जब शिक्षक को नजदीक का विद्यालय दिया जाए। नजदीक के विद्यालय में शिक्षक जाएगा, पास के विद्यालय में उसको जाने आने में थकावट नहीं होगी, कम समय होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। तो उसको उचित सुविधाएं भी दी जाए भाई शिक्षक को एक, और उचित वेतन दिया जाए। तो दूसरा ये लिख देंगे। तीसरा लिख देंगे कि प्रबंध समितियां हैं उनका हस्तक्षेप न हो, है ना। जैसे ना मैनेजमेंट का हस्तक्षेप, जब प्रिंसिपल के ऑफिस में मैनेजर बैठते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। मैनेजमेंट कहता नहीं इस हिसाब से चलो, शिक्षक कहते हैं नहीं इस हिसाब से हमको पढ़ाना है। तो यदि मैनेजमेंट जो कि शिक्षक नहीं है और मैनेजमेंट कहता है कि मेरे हिसाब से पढ़ाओ, तो जो मैनेजमेंट शिक्षक नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षक है और शिक्षक के हिसाब से उसको पढ़ाने दो। तो प्रबंध समितियों का हस्तक्षेप निषेध किया जाए। चौथी बात आप क्या लिखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्धारण में शिक्षकों की सहायता ली जाए। पाठ्यक्रम निर्धारण में ये नहीं है कि पाठ्यक्रम निर्धारण वो 4 आदमी बैठ के करने की सिलेबस में ये होगा जिन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है। तो पाठ्यक्रम निर्धारण में शिक्षकों की सहकारिता, सहभागिता होनी चाहिए। और 5वां लिख देंगे कि भैया कितने हो गए? 5। पांचवा ये होना चाहिए कि दोष मुक्त शिक्षा प्रणाली हो, दोष मुक्त परीक्षा प्रणाली हो, है ना। दोष मुक्त परीक्षा जब होगी तभी एक सही मूल्यांकन होगा और तभी जाके शिक्षा का स्तर भी सही होगा, कि जहां पर उचित उत्तर के लिए उचित अंक प्रदान किए जाएं। ये नहीं है कि गड़बड़ लिखा है तो भी अच्छे अंक दे दो और अच्छा लिखा है तो भी अच्छे अंक दे दो। उचित अनुशासन भी 6ठा नंबर पे आप लिख दो, उचित अनुशासन, क्योंकि अनुशासन और शिक्षा आपस में पूरक हैं। तो उचित अनुशासन भी होना जरूरी है, शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। फिर है नारी शिक्षा समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, नारी की जो स्त्री शिक्षा पर एक हमने अच्छा खासा आपको निबंध भी लिखाया है। भाई स्त्री शिक्षा पर निबंध भी लिखाया है, वो भी लिख सकते हो। इसमें सब प्रश्न आए कि निबंधात्मक तरीके ही समझ लो लिखना है। तो सामाजिक कुप्रथाएं और अंधविश्वास, ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं बिटिया को पढ़ना नहीं है, बिटिया तो चूल्हा चौका के लिए है, शादी करके दूसरी जगह जाएगी, दुनिया का नाटक। तो सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को समाप्त किया, ये पहली समस्या है। सामाजिक कुप्रथाएं और अंधविश्वास पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या हुई? जनसाधारण में शिक्षा का अभाव। जनसाधारण में
शिक्षा का अभाव, यानी कि शिक्षा का अभाव होने से जब माँ बाप पढ़े नहीं होते हैं, परिवार पढ़ा नहीं होता है, तो वो ये सोचता है कि बिटिया को पढ़ा के क्या होगा, वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझता है। तीसरा लिखेंगे निर्धनता और पिछड़ापन भी एक बड़ा कारण है। नारी शिक्षा की समस्या नारियों को शिक्षित नहीं होने देता, बेटियों को शिक्षित नहीं रहने देता। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी उपयुक्त नहीं होता है, जिसके कारण स्त्री शिक्षा प्रभावित होती है। पांचवा लिखेंगे बालिका विद्यालय और बालिका अध्यापिकाओं, स्त्री अध्यापिकाओं का अभाव। भाई एक तो बालिका विद्यालय नहीं है, दूसरे से वहां पर स्त्री अध्यापिकाएं नहीं है, महिला अध्यापिकाएं नहीं है, ये भी एक है। और कुछ लिख देना, पांचवी छठी। सरकार की उदासीनता भी एक बड़ा कारण भी हो सकती है। सरकार अगर कदम उठाएगी तो नारी शिक्षा सुदृढ़ होगी। तो ये समस्याएं हैं। आगे समझिए 16वां। अरे भाई चैट करते रहो, समझ में आ रहा है? जी सर, यस सर करते रहो। हैं बचपन में जब पिताजी कहानियां सुनाया करते थे, या फिर आसपास के बूढ़े दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी कहानियां सुनाया करते थे, कहते थे भाई हुकारी भरिए, हुकारी नहीं भरेंगे तो हम ना सुनाई, हुकारी भरो, हाँ हाँ करत रहो। ऐसे ना सुनाई बा, हुकारी जरूर भरो, हाँ हाँ करत रहो। हाँ तो एक रहा राजा, हाँ खाइन रहे खाजा, हाँ उनके दो लड़का रहे, हाँ। तो हाँ हाँ जब करते जाते थे तो उनको लगता था कि श्रोता जागरूक है, सुन रहा है। तो सुन रहा है तो सुना रहे हैं। फिर देखते थे कि पोता सो गया है, सो गवा, ठीक, कूदत कूदत थक जाते है, सो जाते। ऐसा दादा नाना नानी नाना कहते थे ना। तो हाँ हाँ यस सर समझ में आ रहा है, ऐसा चैट बॉक्स में लिखो। आपस में कुछ लिखने से नहीं होगा। वो उनका आईडी उनकी ले लिया, उन्होंने वो आईडी मांग रहे, वो उनको आईडी मांग रहे, कोई किसी को गाली दे रहा, कोई किसी को समझा रहा, ये सब चैट बॉक्स। इसीलिए मुझे चैट बॉक्स खराब लगने लगा है यार, क्या मतलब है। अच्छा, प्रेरणा के लक्षण क्या है, संक्षेप में लिखिए भैया। प्रेरणा में अधिक, प्रेरणा मतलब हमने कहा मोटिवेशन। अब अपने आप से लिख सकते हो प्रेरणा। जब भी आप मोटिवेट होते हो क्या होते हो, दुगना पढ़ते हो। तो प्रेरणा के लक्षण, पहला लक्षण यही है कि अधिक शक्ति का संचालन होता है। क्या होता है? अधिक शक्ति का संचालन होता है प्रेरणा से। परिवर्तनशीलता आती है आप में प्रेरणा से, निरंतरता आती है, चयनता आती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्याकुलता आती है, और लक्ष्य प्राप्त व्याकुलता की समाप्ति पर ही होता है। ठीक है, जैसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है वैसे ही व्याकुलता समाप्त होती है। तो मोटिवेशन का क्या मतलब है, प्रेरणा का क्या? प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन तो बहुत जानते हो, अंग्रेजी मोटिवेशन, हिंदी प्रेरणा। प्रेरणा के यही लक्षण हैं कि आप में परिवर्तनशीलता आती, किसी को देख के आप प्रेरित हुए, उसी जैसे बनना चाह रहे हैं। आईएएस को देखा, आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो ये परिवर्तनशीलता है। निरंतरता, प्रेरित जितने आप मोटिवेट होते रहेंगे तो आप में निरंतरता रहेगी पढ़ाई में। चयनता, आपका चयन अच्छा होगा, चीजों का चयन जो भी होगा वो अच्छा होगा। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्याकुलता अंदर से उमड़ती रहेगी, है मुझे 95 लाना है, मुझे 95 लाना है। ये क्या है? ये व्याकुलता है। क्यों है? क्योंकि आप मोटिवेट हैं कि वो लाया था 98 तो मैं क्यों नहीं ला सकता। ये क्या है? यही मोटिवेशन, यही व्याकुलता है कि, और 95 जब तक नहीं आते तब तक आप में वो व्याकुलता पैदा है। तो व्याकुलता की समाप्ति लक्ष्य प्राप्ति पर ही होती है, ये भी एक लक्षण है। इस तरह लिख देना। 17वां सवाल है कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के दंड देने पर प्रकाश डालिए। देखो भैया, दंड आप देखते हैं ना, स्कूलों में आप जाते हैं तो क्या क्या दंड देखते हैं, समझो। अच्छा, स्कूलों में आप गए होंगे तो दंड, अब यहां पर कोई फांसी नहीं दी जाती है। दंड, ये दंड का मतलब है विद्यार्थियों को, बच्चों को दंड। तो इसमें दंड कई होते हैं। सरल दंड होते हैं, नंबर 1 सरल दंड, और देखो यहां पर लिख लो, नंबर 1 सरल दंड और नंबर 2 कठिन, कठोर। ठीक है, कठोर दंड। सरल दंड क्या होते हैं? सरल दंड, आपने डांट दिया, क्यों नहीं पढ़ के आए हो, पढ़ना चाहिए तुमको, ये डांटना फटकारना हो गया है। तुमको छुट्टी के बाद रुकना है, ये सरल दंड है। अगर स्कूल नहीं आए तो 5 रुपए प्लांटी लगेगी, ये आर्थिक दंड है। तो डांटना, फटकारना, छुट्टी के बाद रोकना,
आर्थिक दंड देना, नैतिक दंड देना, ये सरल दंड है। अच्छा, आप पूछेंगे सर नैतिक दंड क्या होते? दंड भी नैतिक होते हैं? हाँ होते हैं। नैतिक दंड, नैतिक दंड क्या है? नैतिक दंड में नीति के हिसाब से दंड देता है टीचर। कैसे? अपमानित, आ गए वहां से, देखो एको काम नहीं किया है, 4 पेज लिखने थे, एक ही पेज लिख के आए, क्या करोगे? ये अपमानित कर दिया कक्षक सामने, तो अपमानित करना नैतिक दंड है। क्षमा याचना, सॉरी बोलो, क्यों नहीं काम किया, सॉरी बोलो, ये क्षमा याचना हो गई। स्थान परिवर्तन, ए तुम यहां से उठो, वहां बैठो जाके, ये भी एक नैतिक दंड है कि यहां नहीं बैठो, वहां बैठो, अलग बैठो, ये स्थान परिवर्तन कर दो, ये नैतिक दंड है। सुविधाओं से वंचित कर दो, जाओ आज तुमको तुम्हारी कॉपी नहीं मिलेगी, फिर से तुम्हारा काम रह जाएगा, ठीक है, कल से क्लास में तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा, प्रवेश निषेध कर दो, ये भी एक है। विद्यालय से निकाल दो, ये भी नैतिक दंड है। अतिरिक्त कार्य दे दो, जाओ तुमको 2 पेज और लिखना, आज 2 काम नहीं का, डबल काम तुमको दे देंगे, ये भी नैतिक दंड है। खेल तथा अन्य सामूहिक कार्यों से वंचित कर दो, ये भी नैतिक दंड है। प्रगति पत्र पर लिख दो, अर्थात प्रगति पत्र जो मार्कशीट आती है उनकी, उस प्रगति पत्र पर लिख दो कि ये अनुशासनहीन है, ये भी एक नैतिक दंड है। शारीरिक दंड और कठोर दंड में आप जानते हैं, छड़ी से मारना, थप्पड़ मारना, घूसे मुक्कों से मारना, ये सब शारीरिक दंड, और उठक बैठक लगवाना, मुर्गा बनाना, है ना, बनाते ना मुर्गा, ये सब कठोर दंड है। तो ये दंड के हैं, चीजें बता दिया मैंने। वृद्धि की किन्हीं 6 विशेषताओं को लिखिए। अच्छा, वृद्धि नहीं भाई, बुद्धि है, देखो बुद्धि है, ये वृद्धि नहीं है, बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। वृद्धि होता तो अलग बात हो जाती है, और बुद्धि हो, वृद्धि है ही नहीं, टॉपिक ही शायद नहीं है आपके उसमें, बुद्धि इसको लिख लो। बुद्धि की 6 विशेषताएं, 6 विशेषताएं 6 अंकों में। अच्छा, बुद्धि जन्मजात होती है, पहली विशेषता क्या होती है? बुद्धि होती है जन्मजात, ठीक है, बुद्धि जन्मजात होती है, क्लियर। बुद्धि द्वारा व्यक्ति के अतीत अनुभवों से लाभ उठाता है, जो भी व्यक्ति होता है वो बुद्धि से पिछले जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो बुद्धि से लाभ उठाता है? परिस्थितियों को समझता है, बुद्धि से परिस्थितियों को समझता है, सिचुएशंस को क्या समझता है कि हमें कहां पर क्या करना चाहिए, उचित अनुचित का बोध बुद्धि द्वारा समझता है। बुद्धि के साथ नवीन परिस्थितियों से संयोजन करने में सहायता मिलती है उसको। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन और एक अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो चीज यहां पर उपस्थित नहीं है उसका चिंतन, ये अमूर्त चिंतन को योग्यता देती है। बुद्धि सीखने में बड़ा मदद करती है। बुद्धि आलोचनात्मक विकास, किसी की आलोचना कर सकते हो आप, सही गलत का अनुमान लगा सकते हो बुद्धि से। बुद्धि जटिल समस्याओं को हल करने में भी सहायता देती। तो बुद्धि है तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिर आते हैं भैया विस्तृत उत्तरी 10-10 अंकों के आएंगे। वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षा की तुलना कीजिए। भी बताया मैंने बौद्ध काल में क्या था। बाढ़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं, बाढ़ से नुकसान क्या हो सकते हैं, सरल है क्वेश्चन। विस्तृत उत्तरी समझाना थोड़ा सा जटिल कार्य है, लंबा फिर प्रोसेस जाएगा। सीखने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? बहुत सारे कारक हैं। उपलब्धि परीक्षण के संप्रत्यय की परिभाषा, व्याख्या लिखिए। बुद्धि एवं उपलब्धि परीक्षण के अंतर को भी समझाइए। माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसको मुदालियर कमीशन कहते हैं उस पर आप निबंध लिखिए, टिप्पणी लिखिए। अथवा व्यक्तित्व के निम्नलिखित परीक्षणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोरशा का परीक्षण और स्वप्न विश्लेषण परीक्षण, ठीक है। तो इस तरह आपका ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको शिक्षा शास्त्र का समझा दिया है। और अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा भैया आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। और बड़े बड़े प्रश्नों जो इसमें हैं, ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आए हुए हैं, जिनकी जरूरत है आपको, जिनको आपको समझना है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को तैयार करिए। कुछ न तैयार करिए तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स तैयार कर लीजिए, जैसा मैंने आपको समझाया है शॉर्टकट में हेडिंग्स के माध्यम से। केवल हेडिंग्स आप तैयार कर लीजिए तो ये जानिए कि आप पूरा तैयार कर चुके हैं, पूरा आपको याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए पूरा पेपर आपको modelpaper.info वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, modelpaper.info वेबसाइट आप याद रखना, स्पेलिंग देख लीजिए, वहां पर जाकर के आपको बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एक स्पेलिंग है modelpaper.info, क्रोम पर सर्च करना है,
कहां पर सर्च करना है? क्रोम पे। तो और हमें बताइए और किस किस विषय का आपको पेपर चाहिए और कितना कितना सेट करा दिया जाए। नहीं, हम सोच रहे हैं 7 सेट, तो 5 सेट, 5-6 सेट अभ्यास करा दें तो ज्यादा हो जाएगा, अच्छे तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। 6-7 सेट, 5 सेट, जितने आप बताइए करा देते हैं। अभी तो खैर परीक्षाएं तो खैर सिर पर हैं, लेकिन आप बताइए कितने और कराना है, तो उस तरह से हम देख लेंगे। और ये भी बताइए, आपकी लाइक्स बताएंगी हमें कि पेपर आपको कैसा लगा। पेपर पढ़ाया हमने, आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप जरूर हमको बताइए, सूचित कीजिए लाइक के माध्यम से, ताकि हम मोटिवेट हों, हम भी प्रेरित हों, अभी प्रेरित हों, है ना। प्रेरित हों, अभी प्रेरणा देखा आपने, प्रेरणा से क्या होता है? ऊर्जा का संचार होता है। प्रेरणा से क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति की व्याकुलता होती है। प्रेरणा से क्या होता है? निरंतरता आती है। प्रेरणा से क्या आता है? परिवर्तनशीलता आती है। प्रेरणा से क्या होता है? चयनता आती है। तो प्रेरणा तो आप दीजिए हमको लाइक करके, ठीक है। बाकी शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेते हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक चीज भूल गए, 12th के मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दी, जिसमें हर विषय के मॉडल पेपर हैं। संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं और अंग्रेजी हैं, तमाम है। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, तमाम विषयों के जो भी आप कला वर्ग की विषय हैं, विज्ञान वर्ग की विषय, सबके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, है ना। तो प्लेलिस्ट जरूर देखें।